हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज हम देखने वाले हैं नाबार्ड ग्रेड ए 2024 के लिए हमारी 8 वीक की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखते हैं एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स कब है। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट फेज 1 सितंबर 1 2024 को हो सकता है और नोटिफिकेशन है वो अभी 10 से 15 दिन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये भी मेंस है हमारा वो अक्टूबर 19 को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी 8 वीक आप सोच सकते हैं कि 8 वीक बचे हैं हमारे पास, और अभी इस टाइम अगर आप सोच रहे हैं नाबार्ड ग्रेड ए को कैसे क्रैक किया जाए तो ये इसके लिए परफेक्ट वीडियो है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले फेज 1, आपको पता होगा कि एग्जाम है वो 3 फेज में होता है, फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू में। तो हम सबसे पहले देखेंगे फेज 1 के बारे में। फेज 1 में टोटल ये 8 सब्जेक्ट है। तो इस 8 सब्जेक्ट में से जो पहले 5 सब्जेक्ट है हमारे, वो 5 सब्जेक्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। तो हम देखते हैं ईच सब्जेक्ट को हम कैसे अप्रोच करना है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वालिफाइंग सेक्शन ये रहे हमारे, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज और डिसीजन मेकिंग, ये क्वालिफाइंग है। तो इसमें सिर्फ आपको सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर करना रहेगा। अगर आपने इसमें सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लिया तो फिर आप जो मेरिट सेक्शन है उस पर आप आगे जा सकते हैं। ये है हमारा मेरिट सेक्शन। इसमें सिर्फ 3 ही है, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, सेक्शनल कट ऑफ क्या रहता है वो देखने के लिए हम पहले देखते हैं। सेक्शनल कट ऑफ ये हमारे रीजनिंग का है जो 20 मार्क का आता है, क्वांट का है जो भी 20 मार्क का आता है, इंग्लिश 30 मार्क का आता है, कंप्यूटर नॉलेज है वो 20 मार्क का आता है, डिसीजन मेकिंग है वो 10 मार्क का आता है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। आपका कुल 200 क्वेश्चन होते हैं। 100 मार्क के क्वेश्चन आपको जो क्वालिफाइंग सेक्शन में वहां पे मिलेंगे और 100 मार्क के क्वेश्चन आपका जो ये मेरिट सेक्शन है वहां पे मिलेंगे। अभी आप देखें तो रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आते हैं। तो 20 में से आपको अगर आप यूआर कैटेगरी में है तो 3.5 मार्क्स ही लेने हैं, और SC ST OBC PWD में है तो 1.5 मार्क्स ही लेने हैं। तो आप 20 क्वेश्चन में से आप अगर 4 क्वेश्चन भी अच्छे से 100% एक्यूरेसी से कर लेंगे तो भी आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अगर हम सोचे कि आप 6 या 7 क्वेश्चन कर ले तो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो वो मोर देन इनफ हो जाएगा रीजनिंग का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए। वैसे ही हम देख सकते हैं क्वांट में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन, 3 मार्क का ही सेक्शनल कट ऑफ है। इंग्लिश है जिसमें ज़्यादा 12.5 रहता है, पर उसका जो लेवल है वो भी इजी रहता है। तो 12.5 मार्क्स इंग्लिश में लाने के लिए उतनी मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती है अगर आपने इनफ प्रैक्टिस अपने मॉक्स के टाइम और अपनी तैयारी के टाइम की हो तो। कंप्यूटर नॉलेज में 5.5 आउट ऑफ 20, और डिसीजन मेकिंग जो सबसे लोग सब डरते हैं इससे, पर इसमें भी 1.5 यानी कि 10 में से आपका सिर्फ 2 क्वेश्चन सही हो गया तो भी आप चलेगा। ठीक है, तो उतना डरने की जरूरत नहीं है डिसीजन मेकिंग से, वो भी आप इसीलिए उसको टैकल कर सकते हैं। रियल गेम है वो यहाँ पर ही है कि जीए में 20 लिखा है पर 3.25 उसका सेक्शनल कट ऑफ रहेगा। आप भले ही उसमें 40 के 40 या 40 के 40 ले ले, पर फिर भी आप अगर आपका सेक्शनल कट ऑफ जीए में क्लियर नहीं हुआ तो आप बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए जीए को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। ईएसआई में 2.25 और इसमें 6.75, पर ये सिर्फ दिखाने के लिए ही है क्योंकि मेरिट सेक्शन है, उसमें आपको मेरिट में आना पड़ेगा, सबसे आगे रहना पड़ेगा। तो इतना मार्क्स तो लाना ही है, पर जो इसमें जो मेन कट ऑफ है वो क्लियर करेगा उसका ही नाम अगले फेज 2 वाले PDF में आएगा। तो ओवरऑल जो कट ऑफ रहता है वो कैसा रहता है वो देखते हैं। तो ये ओवरऑल कट ऑफ हमारा 100 मार्क्स में से है कि हमारा जो ये 3 सेक्शंस थे, इन 3 सेक्शंस में कंबाइन होके आपके 46 मार्क अगर आपके हो गए तो आप फेज 2 के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये हमारे UR OBC EWS SC और ST के 3 साल के मैंने कट ऑफ मार्क दिए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 46, 41, 53। तो आपको 100 में से 45, 50 ऐसा कुछ आए तो आप सोच सकते हैं कि आपको फेज 2 क्लियर हो सकता है, फेज 2 में आपको कॉल आ सकती है ऐसा। तो अभी आगे देखते हैं कि ये जो सेक्शनल जो है, जो क्वालिफाइंग वाला है, उसमें हम कैसे अप्रोच करना है और कैसे हम जो एक नया बंदा है जिसे नाबार्ड के बारे में कुछ नहीं पता है पर उसका थोड़ा बैकग्राउंड है कि उसको क्यूआर आता है, कंप्यूटर नॉलेज कुछ पता है,
तो वो इस एग्ज़ाम को कैसे अच्छे से दे सकता है और एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसको फेस टू कोई कॉल आ जाए। इसके लिए हम देखते हैं पहले रीजनिंग में अभी देखें तो ये मैंने जो रीजनिंग के PYQ में से जो जो टॉपिक्स आते हैं उसका मैंने आपको लिस्ट बना के दिया है। अब इस लिस्ट में से हम देखते हैं कि जो लो हैंगिंग फ्रूट है वो क्या क्या है और इसको हम कैसे टैकल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सिलोजिज्म एकदम इजी है, आप उसको सबसे पहले प्रेफरेंस 20 क्वेश्चन आए हैं तो सिलोजिज्म सबसे पहले लेना है, उसको कर लेना है। फिर आप देख सकते हैं ब्लड रिलेशंस है, ब्लड रिलेशन भी कंपैरेटिवली इजी आता है। और फिर आता है इनइक्वालिटी, इसके आप 3 क्वेश्चन गिन लीजिए, इसके भी 3 क्वेश्चन गिन लीजिए और इसके आप 3 क्वेश्चन गिन लीजिए। 9 क्वेश्चन तो हो गए आपके। 9 क्वेश्चन आप आराम से 10 मिनट में कर सकते हैं और आपका जो सेक्शनल कट ऑफ है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें से आप दूसरे कोई भी चीज़ में अगर आप एक्सपर्ट हुए कि आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आ जाता है और वो आप कम टाइम में कर लेते हो तो आपको उस पर फोकस करना है। अगर कोई नया बंदा है जिसे कुछ पता ही नहीं है तो ये तीन जो टॉपिक है वो मैं आपको बोलूँगा कि वो कंपैरेटिवली इजी है और इससे आपका सेक्शनल कट ऑफ इजीली क्लियर हो सकता है। तो ये हुई रीजनिंग की बात। अभी हम आगे देखते हैं क्वांट में भी आपने देखा कि 3 मार्क के आसपास ही रहता है कट ऑफ, 20 में से 3 ही लाने रहते हैं। तो आपको फोकस कहाँ पे करना चाहिए? आपको फोकस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे करना चाहिए। फिर आप नंबर सीरीज पे भी देख सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हैं। फिर एरिथमेटिक में आपको बोर्ड्स और स्ट्रीम वाली, ट्रेन वाला वो सब क्वेश्चन है वो आप सबसे पहले देख सकते हैं। ये अगर 3-4 टॉपिक है जो आपको अच्छे से आता है तो आराम से आपका सेक्शनल कट ऑफ इसमें क्लियर हो सकता है। 20 में से सिर्फ 3 मार्क्स लाने हैं आपको, आप 6, 7, 10 इतना ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए और अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आराम से आपका जो सेक्शनल कट ऑफ है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश में क्या होता है कि अब में कोई पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई जल्दी कोई करता नहीं है। इंग्लिश में सब लोग क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करना रहता है। क्वेश्चन ले लीजिए आप किसी भी ऐप से, आप प्रैक्टिस मॉक ऐप पे जो फ्री में हम रोज क्विज आप देते हैं जो जिसमें आप इंग्लिश की क्विज हर सेक्शन वाइज भी ले सकते हैं और फुल वाली क्विज भी ले सकते हैं। तो आप इंग्लिश में अपना देखिए कि कैसा रहता है। 30 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें एक्यूरेसी कैसी रह रही है, वो सब देखने के बाद आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा चाहिए और कितनी कम चाहिए। तो इंग्लिश को अप्रोच करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखते हैं कंप्यूटर नॉलेज एंड डिसीजन मेकिंग। कंप्यूटर नॉलेज में जनरली क्या पूछा जाता है? बेसिक टर्मिनोलॉजीज पूछ लिया आपको कि डीवीडी क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी पूछ ली। या फिर आपको करंट में कोई वायरस इसके नाम है, वायरस ये फॉलोइंग इज व्हाट, वायरस है या क्या है, ऐसा पूछ लिया कि वायरस के टाइप पूछ लिए, ऐसा पूछ लेते हैं। फिर MS ऑफिस नाबार्ड को बहुत पसंद है, वो एक्सेल में से कोई अच्छा वाला क्वेश्चन उठा लेगा, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब आपको कहाँ से मिलेगा? तो ये सब आप अगर गूगल में सर्च करेंगे कि कंप्यूटर नॉलेज की एक PDF चाहिए जो बैंकिंग एस्पिरेंट या IBPS के लिए है, तो उसमें आपको एक PDF मिल जाएगी और वो आप पढ़ लेंगे तो आपका कंप्यूटर आराम से हो जाएगा। और वो कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में भी पूछता है। तो ऐसे आप कंप्यूटर को टैकल कर सकते हैं। 20 मार्क का आता है पर क्वेश्चंस रिलेटिवली इजियर साइड रहते हैं, उतना भी हार्ड होता नहीं है। आपको क्वेश्चन की चॉइस करना आना चाहिए कि मैंने किस टॉपिक में अच्छा मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो वही मैं अटेम्प्ट करूंगा और उससे मेरी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, टाइम भी कम लगेगा और मुझे जो अपना मेरिट सेक्शन है मैं उसमें ज़्यादा टाइम दे पाऊंगा। और फिर बात आती है डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन मेकिंग में लोग बहुत डरते हैं पर उसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है। आप उसका सिर्फ PYQ देख लीजिए। अगर आप PYQ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो एग्जामिनर है उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो कैसे क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जांपल अभी तक जितना भी डिसीजन मेकिंग हमने देखा है उसने थियरी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे हैं। अभी ये थियरी बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछता है तो वो एप्लीकेशन बेस्ड नहीं होते कि आपको कोई केस स्टडी दे दिया और उसके बेसिस पे आपको कोई आंसर देना है। अभी तक ऐसे क्वेश्चन दिखे नहीं है। हमें दोनों टाइप के क्वेश्चन करके जाने हैं पर जो ज़्यादा भार है वो हमें थियरी टाइप के क्वेश्चन पे देना है कि हम उस पर ज़्यादा फोकस करें और वो हमारा अच्छे से हो जाए। उसमें कैसा आता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसीजन मेकिंग में से पूछ लेता है
अप्रोचेस ऑफ डिसीजन मेकिंग में से पूछ लेता है, टर्मिनोलॉजीज पूछ लेता है कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, फिर पेरेटो प्रिंसिपल क्या होता है, ऐसे सब वो एक बेसिक वाले वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लेता है जो आप YouTube में सर्च करोगे डिसीजन मेकिंग, जो MBA वाले एस्पिरेंट है या फिर जो MBA में पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट में भी आता है, तो उसमें से आप कुछ वीडियोस देख के आप बुलसाई कर सकते हो कि ये ऐसा कुछ पूछ रहे हैं तो ऐसा मुझे पढ़ना चाहिए। सभी चीज़ों का आइडिया आप PYQ एनालिसिस करोगे तभी ही आएगा आपको। डिसीजन मेकिंग में सिर्फ 2 क्वेश्चन करके दो क्वेश्चन भी इनफ रहते हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी 100% रही तो 10 क्वेश्चन में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4 क्वेश्चन ऐसे हो कि जो आप अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो आप PYQ पढ़ लीजिए और PYQ के रिलेटेड जो कोई भी आपको टॉपिक्स जो मन में आए, जो आप सर्च करने पर मिले, तो वो सभी टॉपिक के आपको डेफिनेशन पढ़ लेना है, उसका टर्मिनोलॉजी कोई है तो वो पढ़ लेना है। तो ऐसे आप डिसीजन मेकिंग को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? जनरल अवेयरनेस। अभी जनरल अवेयरनेस, अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो, UPSC एस्पिरेंट हो, तो आप सभी को कोई जनरल अवेयरनेस में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में से हो और आपने कभी पहले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं दिया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अभी न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कीजिए। और अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में तकलीफ हो रही है तो आप जो वेरियस करंट अफेयर मैगजीन है वो भी देख सकते हैं। पर अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे तो आपका जो नॉलेज है वो ब्रॉड होएगा, और ब्रॉड होने के हिसाब से जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तब वो नॉलेज आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन टैकल करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आप पहले तो करंट अफेयर मैगजीन पढ़ सकते हैं कि जो हमारी प्रैक्टिस मॉक की भी आती है, और वो करंट अफेयर मैगजीन में से आप PYQ देखिए पहले कि कौन से क्वेश्चन आते हैं। स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन आ गए, बुक वाले क्वेश्चन आ गए, या फिर इकोनॉमी के GDP के बारे में कुछ क्वेश्चन आ गए। तो ऐसा सब क्वेश्चन वन लाइनर या थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आप उसमें से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैगजीन है उसमें से भी क्या पढ़ना है। तो आपको हमेशा सिलेक्टिव रीडिंग ही करनी ही रहती है, पूरा पढ़ने का ट्राई मत कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ 20 मार्क का है और आप जो ज़्यादा मार्क है वो ERD और ESI में से आपको लेने हैं। इसमें GA में क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको क्या करना है, हेज करना है और 40-40 जो हमारे ESI और ERD है उस पर अपने ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो दूसरे जिसने मैगजीन नहीं पढ़नी है वो लोग क्या कर सकते हैं, तो वो लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। कौन सा? बिजनेस लाइन पढ़ सकते हैं, मिंट पढ़ सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ सकते हैं। वो सब अच्छे न्यूज़पेपर होते हैं और उसमें से आपको नॉलेज भी मिलेगी और आपको आगे जाके इंटरव्यू में भी फ़ायदा होगा। तो आप अगर पढ़ना चाहें तो ये सारे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। और PIB रीडिंग में भी आप जो मिनिस्ट्री है, जो हमारे रिलेवेंट हमारी मिनिस्ट्रीज़ है, जिसकी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी मिनिस्ट्री का जो PIB है वो हमें पढ़ना चाहिए, तो वो PIB भी आपको रोज़ पढ़ना रहेगा। कितने टाइम का पढ़ेंगे? हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 to 6 मंथ है, पास्ट 5 to 6 मंथ का हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उतना आपको जनरल अवेयरनेस के बारे में पता होना चाहिए। ये जनरल अवेयरनेस में फिर ESI और ARD भी आ गया। जिस भी मैगजीन में कोई रेलेवेंट आर्टिकल आया कि एग्रीकल्चर का कोई एस्टिमेट आ गया, सेकंड एडवांस एस्टिमेट, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, ऐसा कुछ आ गया, तो वो भी जनरल अवेयरनेस का भी पार्ट होगा, ERD का पार्ट भी होगा और ESI का भी पार्ट होगा। तो इसलिए हमें ये जनरल अवेयरनेस है, इसको होलिस्टिकली देखना है कि वो जो पूरा मेरिट सेक्शन है उसमें आपको हेल्पफुल होगा वो। तो आपको 5 से 6 मंथ का जो करंट अफेयर है वो देखना रहेगा। तो आप सोच सकते हैं अगर 1 सितंबर को हमारा प्रीलिम है तो उसके जो 6 महीने पहले वाला है, 6 मंथ तक का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रीलिम में आप एक्सपेक्ट कीजिए कि 4 to 5 मंथ्स का जो प्रीवियस 4 to 5 मंथ्स का जो जनरल अवेयरनेस रहता है उसमें से क्वेश्चन आएंगे, पर मेन से उसमें 6 से 7 मंथ का हो जाता है। तो हम हेजिंग के लिए 6 मंथ का हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस अब हम ऐसे टैकल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अभी डिटेल सिलेबस ऑफ ARD और ESI। ये मैंने जो नाबार्ड की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ से ये क्रॉप करके लिया है। वहाँ पे ये डिटेल पूरा नोटिफिकेशन दिया है कि कौन सा मेजर टॉपिक है, उसके सब टॉपिक कौन से हैं। तो ये आपको दिखने में लगेगा कि ये डरावना है, ऐसा कुछ है, तो इसलिए पहले आप इसे देख लीजिए कि
आपको नाबार्ड की जो प्रीवियस ईयर की भी नोटिफिकेशन है वो अपने साथ रखनी है, सिलेबस देखना है, उसे अच्छे से पढ़ना है, वो सिलेबस आपको याद होना चाहिए, तो उससे जो आपको सिलेक्टिव जो तैयारी करनी है वो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ये जो सिलेबस है वो डरावना लगता है, पर इसको मैंने स्ट्रक्चराइज किया है, आगे वो हम देखेंगे। ये है हमारा ESI का जो मेजर टॉपिक्स है, जो मेजर पार्ट है वो मैंने लिखा है यहाँ पे। तो फिर इस आप जब नोटिफिकेशन में जाओगे तो वहाँ पे यहाँ पे सब टॉपिक्स लिखे होंगे बहुत सारे, हम उसका अभी एक सैंपल देखेंगे कैसे अप्रोच करना है वो। तो ये मेजर टॉपिक्स है, तो उसको क्या करना है, आपको गूगल में जाना है, गूगल में इसके बारे में स्पेस करके आप लिख सकते हैं UPSC, स्पेस करके आप लिख सकते हैं नाबार्ड ग्रेड ए, ऐसा करना है और फिर हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ना है। अगर इसमें से अच्छे आपको अगर सोर्सेस ना मिले, कुछ मिले नहीं, तो आप ChatGPT का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये लिखना है और उसको फिर बताना है कि मुझे जो नाबार्ड ग्रेड ए के लिए रेलेवेंट है वो सब डिटेल्स दीजिए इसमें से। तो वो ChatGPT भी आप AI का भी अच्छे से इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो पूरा ये आपको लगेगा कि बहुत बड़ा है सिलेबस, पर उतना अंदर जाने का आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक्स पता होना चाहिए, डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, वो क्या होता है वो पता होनी चाहिए, और जो अभी जो 6 महीने में वो एरिया में क्या हुआ है वो पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री में अभी क्या हुआ है, एजुकेशन में कुछ नया आया है, अगर UN ने कोई रिपोर्ट लाया है, नीति आयोग ने कोई रिपोर्ट लाया है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट आया है, उसमें कुछ ये चीज़ें हुई है, कुछ सेलिएंट फीचर आपको पता होना चाहिए। बस इतना ही पता होगा तो आप आराम से अपना फेज़ 1 है वो क्लियर कर पाएंगे। तो ऐसे ही मैंने ARD का भी जो है, ARD का भी सिलेबस का जो ऐसे मेजर टॉपिक वाइज लिखा है, ठीक है। अभी ARD में लोग बोलते हैं कि ARD टेक्निकल हो जाता है और ARD की वजह से मैं नाबार्ड नहीं दूंगा, ऐसा वैसा। तो ऐसा ARD से डरने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर हम देखने जाए ARD का जो 40 क्वेश्चन आता है, तो उसमें से आप सोच के रहिए 10 से 15 क्वेश्चन ही स्टैटिक नेचर के होते हैं, और दूसरे जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरल अवेयरनेस से, यानी कि जो आपने 6 महीने का जो आपने करंट अफेयर पढ़ा है, जो आपने बजट पढ़ा है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है, उसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं। आपको सिर्फ बेस क्लियर होना चाहिए कि एग्रीकल्चर क्या होता है। फिर अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि आप सपोज ये एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है, वहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा होगा कि एग्रीकल्चर टॉपिक और उसके नीचे सब टॉपिक्स लिखे होंगे। तो ये देखते हैं हम हाउ टू अप्रोच ईच टॉपिक। अभी अप्रोच कैसे करना है वो दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे लिखा है एग्रीकल्चर, जो मैंने नोटिफिकेशन में से ही लिया है, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर लिखा है और फिर ऐसे लिखा होगा बहुत बड़ा ये पूरा एग्रीकल्चर का हुआ, ठीक है। तो हमें उसको सब टॉपिक्स में हमने ये डिवाइड कर दिया। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन, एग्रोनॉमी, क्लासिफिकेशन, ऐसे लिख दिया। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप डेफिनेशन देख लेंगे कोई भी। अभी एग्रीकल्चर का डेफिनेशन देखने का उतना ज़रूरत नहीं है, पर अभी ये देखिए मीनिंग एंड ब्रांचेस। तो आप सर्च करेंगे कि एग्रीकल्चर की ब्रांचेस कौन कौन सी है, एग्री ब्रांचेस ऐसा सर्च करेंगे। फिर आप आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे नाबार्ड ग्रेड है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं UPSC। तो फिर आपको जो आर्टिकल्स आएंगे वो रेलेवेंट होंगे और उसको आप पढ़ेंगे तो आपको जो एग्ज़ाम में है वो अच्छा रहेगा। दूसरा, आप ये AI का भी यूज़ कर सकते हैं कि ये आपने पूरा ये टॉपिक डाल दिया और फिर लिखा कि नाबार्ड ग्रेड ए के लिए रेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है इसके रेलेवेंस में वो हमें दीजिए, ऐसा लिखेंगे आप। इंग्लिश में आप अच्छे से टाइप करना और ये लिखेंगे तो वो भी आपको अच्छे से एक शॉर्ट नोट्स जैसा दे देगा। पर अभी क्या होगा, वो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज इसमें नहीं करेगा। पर आपको अगर एंट्री लेवल पे फेज़ 1 क्लियर करना है तो दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर फेज़ 1। फिर आएगा, कोई भी आप टॉपिक ले लेना है, इसको गूगल करना है और उसके रेलेवेंट आर्टिकल पढ़ने हैं। आपको लगे कि ये यार PYQ में मैंने कहीं देखा था, तो आपको वो नोट कर लेना है कि ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो वो सब आप लोग नोट बनाएंगे और वो नोट्स का हम रिवीजन करेंगे। तो ऐसे एक एग्रीकल्चर टॉपिक देखा है, ऐसे हम ESI और ARD दोनों का जो है ऐसा मेजर टॉपिक में से सब टॉपिक सर्च करके अच्छे से अपनी नोट्स बनानी है, और वही नोट्स आप जो है रिवीजन करेंगे और उससे ही आप अपना फेज़ 1 क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी 8 वीक बाकी है, ये जून तो हो गया ऐसा समझ लीजिए आप,
तो जुलाई और अगस्त पड़ा है हमारे पास, जुलाई और अगस्त, और सितंबर 1 को हमारा प्रीलिम है, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रीलिम है। ठीक है, तो फर्स्ट सितंबर हम एक्सपेक्ट करेंगे, तो 8 वीक बचे हैं हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं 8 वीक में? तो पहले प्रीलिम्स एंड मेंस का तैयारी दोनों साथ में कैसे होगा, कि जो मेंस है उसमें भी क्या होता है, मेंस में भी ARD ESI होता है और इंग्लिश आता है। तो दोनों ARD ESI जो है उसमें भी, वहाँ पे भी 50 ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो वो सब जो चीज़ें हैं वो फेज़ 1 से भी कनेक्टेड है। तो जो आपकी तैयारी होनी चाहिए वो फेज़ 1 और फेज़ 2 की साथ में, यानी कि होलिस्टिक होनी चाहिए। जो आप करंट अफेयर पढ़ेंगे, जो स्कीम्स पढ़ेंगे, जो रिपोर्ट्स पढ़ेंगे आप, वो सभी रिपोर्ट्स आपको मेंस में भी और स्कीम्स मेंस में भी आपको काम में ही आने वाली है। तो जो हमारी जो तैयारी हो रही है वो एक साथ 2 फेज़ की हो रही है। अगर आपका फेज़ 1 हो गया तो आप, ऐसा नहीं है कि आप 0 पे होंगे कि मैं अभी मेंस की तैयारी करने में मुझे बहुत देर लगेगी। अगर आपने फेज़ 1 अच्छे से किया है, आपके पास नोट्स पड़े हैं, तो आपको फेज़ 2 क्लियर करने में भी फिर आसानी होगी। तो हमारा अप्रोच ऐसा ही रहेगा कि प्रीलिम्स एंड मेंस है वो कंबाइन हो, क्योंकि ARD और ESI का जो सिलेबस है दोनों का सेम है और दोनों में 50-50 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव है वो आता है। तो 50 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, जो हमारा पेपर 2 है उसमें, तो वो प्रीलिम और मेंस दोनों के लिए वो रेलेवेंट हो जाता है। तो अब हम सैंपल क्या कर सकते हैं, हमारा प्लान क्या हो सकता है? तो फिर वीकडेज में हमें ESI और ARD पे फोकस करना है। जो मेरिट सेक्शन है हमारे, वहाँ पे ही फोकस करेंगे हम लोग रोज़ कोई करंट अफेयर मैगजीन पढ़ेंगे या फिर जो न्यूज़पेपर बताया वो पढ़ेंगे, PIB देख लेंगे, कौन सी नई स्कीम्स आई है वो देखेंगे, और फिर न्यूज़पेपर में से देखेंगे कि रिपोर्ट्स कौन से नए आए हैं जो UN ने लिए हैं, वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किए हैं, नीति आयोग ने रिलीज़ किए हैं, वो सब देखना है। नई स्कीम्स कौन सी आई है वो सब देखनी है। स्कीम का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम लगे तो उसकी गाइडलाइन भी चेक कर सकते हैं आप लोग। तो ऐसे करके हम जो वीकडेज है वहाँ पे ESI और ARD पे फोकस करेंगे। अभी इसमें आप ऐसे देखिए कि जो हमारा जो क्वालिफाइंग सेक्शन है वो सेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो क्लार्क लेवल जो एग्ज़ाम होती है ऐसा आता है, बहुत ही इजी आता है। तो उसके लिए हम सिर्फ वीकेंड पे ही उस पर काम करेंगे। तो 2-2 घंटे आप क्या कर सकते हो, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर डिसीजन मेकिंग, उस पर कर सकते हो। आपका स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा है, अगर किसी चीज़ में आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसमें कम टाइम देना है और सिर्फ प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन का, और देखना है कि अगर मैं आराम से इसमें 7 या 8 मार्क ला सकता हूँ कि नहीं। और क्वांट रीजनिंग में और इंग्लिश में आपको देखना है कि 15-20 मार्क तक आप पहुँच जाते हैं, 12-15 मार्क तक आप आराम से पहुँच जाते हैं कि नहीं। अगर उसमें कुछ आपको खामी दिखे तो आपको क्या करना है, रिविज़न करना है, फिर ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो उससे क्या होगा, जो आपका फेज़ 1 का जो है वो बिल्डअप होगा, और आगे जब 8 वीक के बाद जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब जो एग्ज़ाम देने में है वो आसानी रहेगी। तो 2-2 घंटे आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और फिर मॉक टेस्ट लगाना है। आप वीकडेज में भी लगा सकते हैं, पर वीकेंड में लोग घर पे होते हैं तो आप मॉक टेस्ट वीकेंड में लगाइए। कौन सी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं आप? सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, फुल मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो 6 वीक आप 8 वीक है, उसमें से पहले जो 6 वीक है उसमें होलिस्टिक कवरेज ऑफ सिलेबस आपका हो जाना चाहिए। हर एक टॉपिक मैंने जैसे बताया कि आप उसको सब टॉपिक आप सर्च कर लीजिए, उसकी नोट्स बना लीजिए, और अच्छे से आपके पास 6 वीक में कवर हो जाना चाहिए। और ये 6 वीक में अगर कवर हो गया, आपकी नोट्स रेडी हो गई, तो फिर जो पीछे के 15 दिन है उसमें आप रिवीजन करेंगे। सिर्फ रिवीजन करना है और सिर्फ जनरल अवेयरनेस में, ये करंट अफेयर में जो नया है वही देखना है। दूसरा किसी भी चीज़ पे आपको फोकस नहीं करना है। भले ही आपकी नोट्स कम लगे आपको, फिर भी अगर आप रिवीजन ज़्यादा करोगे तो आपका जो रिजल्ट का चांस है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए रिवीजन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारी याद करने वाली चीज़ें रहेंगी कि ये कौन सा वाला क्रॉप है, ये कहाँ पे उगता है, ये सब याद करने में टाइम लगेगा। तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि 5 से 6 बार आप अपना जो नोट्स है उसका रिवीजन कीजिए और बहुत सारी मॉक्स दीजिए, तो आप इजीली फेज़ 1 है वो क्लियर कर पाएंगे। मॉक्स कैसे देने हैं? तो अपना जो एक बड़ा टॉपिक है, यानी कि सोचते हैं कि एग्रीकल्चर हमने लिया टॉपिक,
तो उसके सारे सब टॉपिक हो गए, उसकी नोट्स बन गई हमारे पास। तो क्या करना है, कोई सेक्शनल मॉक आती है तो सेक्शनल मॉक हमारे प्रैक्टिस मॉक में भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे सिर्फ जो आपने टॉपिक किया है उसका सेक्शनल मॉक दे दीजिए। और उसमें आप जो मॉक होगा उसमें क्या होगा, PYQ भी होंगे और जो रेलेवेंट क्वेश्चन है वो आपको दिखेंगे। तो उससे आपको पता चलेगा कि जो मेरी नोट है वो इनफ है कि नहीं ऐसे क्वेश्चन टैकल करने के लिए। और अगर आपको उसमें कुछ प्लस माइनस करना है तो आप उसमें कर सकते हैं। तो ये ऐसे आप सेक्शनल टेस्ट देंगे और फिर आपका ESI ERD खत्म हो गया, फिर आप क्या करेंगे, फुल टेस्ट देंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट 10 मॉक दें, 10 मॉक्स आप अगर देंगे, अच्छे से देंगे, एनालाइज करेंगे अच्छे से, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको डेफिनेटली फेज़ 1 में फेज़ 2 का कॉल आ सकता है। तो ऐसे आप हर एक जो मॉक देंगे उसका एनालिसिस करेंगे, कौन सा उसमें टॉपिक है जिसमें मुझे प्रॉब्लम हुआ, किस टॉपिक पे ज़्यादा काम हो सकता है, कि कहाँ पे मैं अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो बढ़ा के जो अपने एक्यूरेसी वो बढ़ा सकता हूँ, टाइम मैनेजमेंट में कहाँ पे मैं पीछे हूँ। तो वो सभी चीज़ें आप जब अपनी मॉक देंगे, फुल लेंथ मॉक देंगे, तभी आपको पता चलेगा। तो ऐसे करके हम नाबार्ड ग्रेड ए का जो 2024 एग्जामिनेशन है उसमें फेज़ 1 आराम से क्लियर कर सकते हैं। और अगर ये जो ARD का आपका जो प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें ARD को हम कैसे इजीली टैकल कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।